दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 387 नंबर का लेक्चर है और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 11,610 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा क्या ही कहना। तो आप आइए एक बार जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा। और प्राकृतिक आपदा के तहत आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन सभी प्राकृतिक आपदा, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो महामारी हो, इन सभी से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो नेचुरल डिजास्टर जिसे आप कहते हैं प्राकृतिक आपदा, उससे संबंधित बहुत सारे सवाल आज आप अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे भूकंप के बारे में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन एक बार फिर मैं चर्चा करूंगा आपसे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न का जवाब आप दे पाते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए कोर्सेज तैयार किए गए। आप एक मौका दीजिए, आपको अगर लगे अच्छा, आप इतना कल्पना कीजिए कि जो इंसान निःशुल्क इतना अच्छा पढ़ा सकता है, फ्री में इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, फिर अपने पेड बैच में हम बहुत मेहनत करते हैं। बस मैं इतना बिलीव दिलाना चाहता हूं, ठीक है। और हर बैच में दोस्तों डेमो क्लास दिया गया है, पहले आप डेमो देखिए, सेटिस्फाई हुई है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। अब इससे ज्यादा क्या रियायत दिया जाए आप बताइए। ठीक है, तो आइए आज के सवालों को सीधा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप जवाब दे भी पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल दे रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों कितने वर्गों में बांटा जाता है, ये बताइए। प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक आपदा उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार की होती है। पहला होता है दोस्तों भौमिक आपदा। क्या होता है दोस्तों? भौमिक आपदा। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों जलीय आपदा। भौमिक मतलब भूमि पर आने वाली आपदा, जैसे भूकंप वगैरह हो गया तो इससे दोस्तों ये भूमि में आता है, भूमि पर आता है तो भौमिक आपदा हो जाएगा। जल में आने वाली आपदा जो जलीय आपदा कहलाती है। और तीसरा होता है मौसम संबंधी आपदा। ठीक है, मौसम संबंधी आपदा। ये 3 कैटेगरी में दोस्तों आपदा को बांटा गया है, अगर आप उत्पत्ति को आधार मानेंगे तो। और इसी के तहत इस नेचुरल डिजास्टर में हम पहले भौमिक आपदा पे चर्चा करते हैं। भौमिक आपदा के तहत सबसे पहले हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल दे रहा है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, देश का पहला जो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है, इसकी स्थापना दोस्तों कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना दोस्तों लातूर में किया गया। कहां किया गया? लातूर। और लातूर कहां स्थित है दोस्तों? लातूर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के लातूर में दोस्तों इस आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल है। अगला, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, इसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है ना। चलिए अब धीरे धीरे सवाल दोस्तों कठिन होगा। देखिए, कठिन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य इस पूरे चैप्टर से क्या कुछ सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, केवल उन सवालों पर चर्चा करना है। और ऐसे सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। कहा भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में दोस्तों वृद्धि देखी जाती है? तो जब कभी भूकंप आने वाला कोई भी प्राकृतिक आपदा, जैसे दोस्तों भूकंप की बात हो जाए, जैसे दोस्तों अगर सुनामी वगैरह की बात हो जाए, चाहे भूकंप हो चाहे सुनामी हो, तो दोस्तों इसके आने से पूर्व याद रखेंगे वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा दोस्तों? रेडॉन। ठीक है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। और रेडॉन दोस्तों एक तरह का एक अक्रिय गैस है। क्या दोस्तों? यह अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रेडॉन की बात कर रहे हैं। रेडॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? तो याद रखेगा, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें दोस्तों इसका रासायनिक विज्ञान में पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 86 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 86, 86वें नंबर पे आता है दोस्तों रेडॉन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। भूकंप के समय, भूकंप आने से पहले या सुनामी आने से पहले अगर वायुमंडल में
रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ रही तो समझ जाइए कोई बड़ा खतरा आने वाला है। कह रहा पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, मान लीजिए पृथ्वी के सतह पे कई जगह भूकंप आए, अब एक समान वाली तीव्रता के जो भूकंप अगर उन्हें मिलाने वाली कोई रेखा है तो उसे क्या कहते हैं, उन्हें समभूकंपी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप को मिलाने वाली रेखा है तो क्या कहेंगे, समभूकंपी रेखा। ऐसे ही वर्षा, एक समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है यह समवर्षा रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका नाम ही है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। आगे देखिए, करा वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, बताइए वह बिंदु क्या कहलाता है जो सबसे पहले जहां पर भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं। याद रखिए इसे इंग्लिश में एपी सेंटर कहते हैं, हिंदी में इसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अधिकेंद्र कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, एपी सेंटर ये वो स्थान है दोस्तों जहां पर सबसे पहले भूकंप पहुंचता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए भूकंप यहां पैदा हुआ, ठीक है, यहां भूकंप पैदा हुआ, ठीक है, यहां भूकंप पैदा हुआ तो इसे उद्गम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे उद्गम कहते हैं या फिर इसे फोकस कहते हैं। यहीं से ठीक 90 डिग्री पर दोस्तों सबसे नियरेस्ट जो स्थान होता है, ये जो स्थान है दोस्तों, यह स्थान क्या कहलाता है, यही दोस्तों अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है, यानी एपिसेंटर कहलाता है। यानी जहां से भूकंप पैदा हुआ है वहां से ठीक 90 डिग्री पर दोस्तों सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि सबसे नजदीक वही स्थान होता है। बाकी अगर तिरछा जाएगा तो दूरी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, तो वहां लेट पहुंचेगा। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों इसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है। करा वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, सीधे सीधे कहिए ना, जहां भूकंप पैदा होता है। ठीक है, भूकंप पैदा होता है जहां, ठीक है, पैदा होता है जहां भूकंप पैदा होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है उद्गम। क्या कहा जाता है दोस्तों, उद्गम, या इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, फोकस पॉइंट कहा जाता है, फोकस। ठीक है, तो कभी भी फोकस और एपीसेंटर में कंफ्यूज मत होएगा। एपीसेंटर वह स्थान होता है जहां पहली बार महसूस किया जाता है, धरती पर वह स्थान होता है, जबकि भूकंप हमेशा धरती के भीतर आते हैं। ठीक है, उसका उद्गम जो होता है वो जमीन के अंदर होता है और ये अलग अलग दूरी पर होता है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 किलोमीटर अंदर दोस्तों धरती के अंदर ये भूकंप पैदा होता है, उसके बाद भी दोस्तों प्रभावित कर लेता है। करा भारत की में पहली भूकंपीय वेधशाला दोस्तों ये कब बनाई गई थी, अगर कब बता दूंगा दोस्तों तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों उस समय तो अंग्रेजी सत्ता का शासन चल रहा था और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के भी पहले वो 1898 में, ठीक है, 99 में कर्जन आएगा, ठीक है, 1898 में दोस्तों जानशोर चल रहा था, उसके समय में दोस्तों ये भूकंपी वेधशाला बनाई गई थी 1898 में। और उस समय ये राज कहां करते थे, तो कलकत्ता पे राज करते थे। तो कलकत्ता में दोस्तों भारत की पहली भूकंपीय वेधशाला बनाई गई थी, इस तथ्य को आप याद रखेंगे। आगे चल के फिर देहरादून वगैरह में बनता है, फिर दिल्ली में आता है, वो तथ्य आप बाद में देखेंगे। करा भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली ये दोस्तों कब अपना बनाई गई और कहां बनाई गई, तो ये जो भूकंपीय चेतावनी बनाई गई दोस्तों ये आपके देहरादून में स्थापित की गई। कहां पर, देहरादून। और देहरादून दोस्तों कहां है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, उत्तराखंड में। और कब दोस्तों, ये तो अभी मतलब कुछ साल पहले, ठीक है, 2015, कितना हो गया, 10 साल भी नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो 2015 में यह प्रथम भूकंपीय चेतावनी जो है प्रणाली स्टार्ट किया गया। और अब तक दोस्तों भारत में ऐसे अलग अलग लगभग 160 स्टेशन बन चुके हैं, 160 से अधिक स्टेशन बन चुके हैं जो भूकंप के बारे में दोस्तों जानकारी देते रहते हैं। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, देखिए राष्ट्रीय जो नेशनल वाला है दोस्तों ये कहां अवस्थित है, तो याद रखेगा नेशनल वाला जो बना दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और यह पर्यावरण विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है, पर्यावरण विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत, ठीक है, अधीन कार्यरत, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस पर कौन निगरानी रखता है, पर्यावरण विज्ञान मंत्रालय जो दोस्तों वो निगरानी रखता है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की हम बात कर रहे हैं। अगला है करा भूकंप की तीव्रता की जो माप की जाती है दोस्तों, वैसे अगर भूकंप की तीव्रता मापनी हो तो उसके दो मेथड होते हैं, एक तो रिक्टर पैमाना होता है, ध्यान रखेंगे, भूकंप की तीव्रता का
मापन दोस्तों कैसे किया जाता है, तो याद रखेगा या तो दोस्तों रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर पैमाना होता है, दूसरा होता है मर्केली, ठीक है, मर्केली पैमाना, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों किसकी बात हो रही है, यहां पर मर्केली पैमाने की बात हो रही है। करा इस पर कितने अंक बने होते हैं दोस्तों, तो मर्केली पैमाने पर 0 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। 0 क्या 1 से लेकर दोस्तों 12 तक अंक होते हैं, और 12 जो दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वहां पर फिर विनाश है, उसके आगे तो कोई अंक ही नहीं है, इस वजह से दोस्तों उसे विनाश तुल्य बताया गया है। करा रिक्टर पैमाना, अच्छा किसने रिक्टर पैमाना विकसित किया था, ठीक है, तो रिक्टर पैमाना दोस्तों रिक्टर ने विकसित किया था, और मर्केली पैमाना जी मर्केली ने विकसित किया था। विल्सन रिक्टर नाम है, ये आप याद रखेंगे। करा रिक्टर पैमाना भूकंप के किस आयाम का दोस्तों मापन करता है, तो यह भूकंप के परिमाण को मापता है। किसको मापता है, परिमाण, ठीक है, परिमाण, ठीक है, कि भूकंप जो है दोस्तों किस गति से आ रहा है, उसकी तीव्रता कितनी है, ये उसी का दोस्तों मापन करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। करा भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र जो दोस्तों वो बताना आपको, कौन से क्षेत्र, 2 अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों ये बताना है। तो पहला याद रखेगा दोस्तों हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र, सबसे ज्यादा भूकंप दोस्तों यही महसूस किए जाते हैं। दूसरा दोस्तों कच्छ का रण दोस्तों, यह भी दोस्तों अति संवेदनशील भूकंपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये जो मैं ये बात कर रहा हूं। अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करेंगे, ठीक है, तो जो फायर ऑफ रिंग है दोस्तों, जो फायर ऑफ रिंग दोस्तों कहां बना हुआ है, यह प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में स्थित है। यहां पर दोस्तों कई पेटियां दोस्तों आपस में जुड़ी हुई हैं, प्लेटें आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में दरार है, उसकी वजह से दोस्तों यहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा अति संवेदनशील हिस्से हैं जहां पर भूकंप देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। करा छिछले उद्गम केंद्र के रूप में भूकंप की गहराई दोस्तों कितनी होती है। अगर उद्गम केंद्र के बारे में छिछला लिखा हुआ है तो याद रखेगा 0 से 50 किलोमीटर, ठीक है। उस समय दोस्तों जो गहराई होती कितनी होती है, तो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई के बीच में अगर क्या है दोस्तों उद्गम है, भूकंप का उद्गम दोस्तों अगर इतनी गहराई तक है दोस्तों, तब वो मुझसे क्या कहते हैं, छिछले उद्गम केंद्र के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यदि इसी को हम 5 गुना आगे बढ़ा दें, जैसे 0 से 5 वो 5 गुना है, तो 5 से 5 गुना आगे बढ़ाएंगे तो 5 × 5 = 25 यानी 250 हो जाएगा। यानी मध्यम उद्गम केंद्र जो दोस्तों इसके अंतर्गत जो गहराई ली जाती है वो 50 से अधिक और 250 किलोमीटर से दोस्तों कम ली जाती है। अगर 50 से लेकर 250 किलोमीटर के बीच में दोस्तों उद्गम है भूकंप का, तब उसे मध्यम उद्गम माना जाता है। फिर 250 का 5 गुना मत करिएगा ना, तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा। थोड़ा सा पहले रुकेगा 700 किलोमीटर तक, ठीक है, 700 किलोमीटर तक दोस्तों वो गहरे माने जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के अगर प्लेटफॉर्म से आप जुड़ेंगे ना, तो पूरे जीएस को पढ़ने का एक मौका आपको मिलेगा। अब तक दोस्तों हमने इसमें कुल 5 विषय पढ़ा दिया, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही हमने हर एक विषय में हर एक टॉपिक पर चर्चा किया है और ये विषय पूरी तरह से समाप्त हो गए। ऐसा छोटा बड़ा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पर हमने चर्चा न किया हो। तो आप आइए पढ़िए। अभी जो क्लास चल रही है आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, 11 साढ़े 11,000 सवाल हमने पढ़ा दिया, 386 लेक्चर मैंने कवर करा दिया। अब आप जल्दी जल्दी कवर करने की सोचिए, बस इतना। और हर एक बच्चे के लिए, हर एक परीक्षा के लिए दोस्तों वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका जवाब दे पा रहे हैं तब तो समझिए कि तैयारी बेहतर है, नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि गहरे उद्गम केंद्र दोस्तों इसके अंतर्गत कितनी गहराई रखी जाती है। तो बताया तो आपको कि 250 से लेकर दोस्तों 700 किलोमीटर तक की जो गहराई है, अगर यहां तक जा रही है तो इसको गहरे उद्गम केंद्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इतनी गहराई तक दोस्तों ये भूकंप आते रहते हैं पृथ्वी पर। करा भूकंपीय तरंगे जो होती दोस्तों, इनकी जो वेव्स होती, इनकी जो तरंगे होती हैं, ठीक है, भूकंपीय तरंगे यानी इनकी जो वेव्स होती दोस्तों, ये कितनी गहरी होती हैं, कितने प्रकार की होती दोस्तों। तो यह कुल 3 प्रकार की होती है। पहली होती दोस्तों प्राथमिक तरंगे। क्या होता है, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगों को प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, इसलिए पी से डिनोट किया जाता है। दूसरा है दोस्तों द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, इनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है क्योंकि दूसरे नंबर पे आती हैं, तो यस से डिनोट किया जाता है। और तीसरा होता है तृतीयक तरंगे, तृतीयक या फिर धरातलीय कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, धरातलीय कहते हैं, धरातलीय तरंगे। और इनको एल से डिनोट किया जाता है। एल से क्यों, इसे लव वेव्स भी कहा जाता है।
लव वेव्स। अभी बताऊंगा आपको, लव नाम के दोस्तों एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में शोध किया था, इसीलिए इसे नाम दिया गया। प्राथमिक जो तरंगे होती हैं दोस्तों, एक ऐसी तरंगे होती हैं, तो याद रखिएगा यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये दो शब्द आप पढ़ते हैं और बचपन से आपको कंफ्यूजन है कि सर कैसे पहचाने इसको। मैं कॉमन सा सवाल देता हूं, मान लीजिए मैं एक कमरे में बंद हूं, ठीक है, और आप इस कमरे के बाहर हैं, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको आवाज लगाई, भाई क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? तो आवाज किसी न किसी माध्यम से पहुंच गई, कहीं छिद्र उद्र के रास्ते, कहीं न कहीं आपके हाथ तक, आपके कान तक पहुंच गई। हाँ हाँ, अरे सुन रहा हूं भैया आपकी आवाज, बताइए क्या बात। तो ये जो तरंगे हैं घूम फिर कर कैसे भी गई होंगी ना, अगर मान लीजिए आप इस ध्वनि को देख पाते हैं तो सोचिए कैसे कैसे गई होंगी, छिद्र से ढूंढते ढूंढते कोई रास्ता बना चली गई होंगी। हाँ, तो याद रखिए ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। लेकिन अगर इसी कमरे में मैंने कोई लाइट जलाया है और कमरा पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से बंद है, कोई शीशा कोई खिड़की नहीं, और उस पार अगर कोई व्यक्ति है, तो क्या यह प्रकाश वहां तक जा सकता है? आप कहेंगे नहीं जा सकता है। तो प्रकाश सीधे रास्ते पर गमन करता है, इसलिए वह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्र से प्रकाश, प्र से याद रखेगा प्रकाश जो होता है वो सीधे चलता है, प्रस्थान करता है, तो अनुप्रस्थ। और अनुदैर्ध्य जो ध्वनियां वगैरह होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो जो पी वेव्स है दोस्तों, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, और पी वेव्स की खासियत है कि ये हर जगह चला जाता है, चाहे ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, हर जगह दोस्तों गमन करता है, रुकता नहीं। अगर प्राथमिक वेव्स हैं, पी वेव्स हैं, तो दोस्तों रास्ते में चाहे जो पड़े ये गुजर जाएगा हर जगह से, ठीक है। हां, थोड़ा विचलन देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन जाएगा गुजर के, ठीक है। अगर आप प्राथमिक तरंगे किन माध्यमों में दोस्तों गमन कर सकते हैं, तो वही चीजें तो मैंने बताया अभी आपको कि यह ठोस माध्यम में भी गमन कर सकता है, यह द्रव माध्यम में भी गमन कर सकता है, और यह गैसीय माध्यम में भी गमन कर सकता है। यही तो इसकी खासियत है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया दोस्तों, याद रखिएगा जो प्राथमिक तरंगे होती हैं यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती हैं। यह भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, पॉइंट वाली बात यही है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है द्वितीयक तरंगे दोस्तों क्या होती हैं, तो द्वितीयक तरंगे हमेशा अनुप्रस्थ तरंगे कही जाती हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? अनुप्रस्थ तरंगे कही जाती हैं। और द्वितीयक तरंगे जो होती है दोस्तों ये कहां गमन करती हैं, तो केवल और केवल दोस्तों कहां पर? ठोस माध्यम में। तो दो बनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल ठोस में दोस्तों गमन करती हैं। द्रव आया तो मामला इनका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो केवल ठोस माध्यम में गमन, ठीक है, केवल ठोस माध्यम में दोस्तों गमन करती हैं ये द्वितीयक तरंगे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगों को दोस्तों एल वेव्स भी कहा जाता है। एल का मतलब होता है लव वेव्स। क्या होता है दोस्तों? लव वेव्स। धरातलीय तरंगों को लव वेव्स भी कहा जाता है। करा इसे किस भूगोलवेत्ता द्वारा दोस्तों खोजा गया था, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था एच.डी. लव, ठीक है। लव भी कैसा? हाई क्वालिटी का ना, ठीक है। तो याद रखेगा इनका नाम था एच.डी. लव, ठीक है। इन्होंने दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले पता किया था। दोस्तों यह सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। मोहब्बत में अच्छे अच्छे का घर उजड़ जाता है, तो ही याद रखेगा विनाशकारी होती हैं। करा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली जो भूकंपी तरंगे होती हैं ये कौन सी होती हैं, तो ये वही धरातलीय तरंगे हैं, ठीक है। ये यही धरातलीय तरंगे हैं, ये यही दोस्तों तृतीयक तरंगे हैं, तृतीयक तरंगे हैं। देखिए कई नामों से जाना जाता है। यही क्या है दोस्तों? यल वेव्स हैं, ठीक है। तो याद रखेगा वही मोहब्बत की दुकान जाके ढूंढ रही हैं और क्या करती हैं? सबसे ज्यादा विनाशकारी, ठीक है। आप यहां नोट करिए, परीक्षा में अगर आता है कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं, सर्वाधिक विनाशकारी दोस्तों तरंगे कौन सी होती हैं, तो धरातलीय वेव्स को ही सर्वाधिक विनाशकारी बताया गया है, ठीक है। कह रहा है कि रिक्टर स्केल पैमाने की खोज दोस्तों किसने किया था, तो विल्सन रिक्टर ने किया था। किसने किया था? विल्सन रिक्टर ने किया था। और रिक्टर पैमाने से दोस्तों भूकंप की तीव्रता, विल्सन है कि चार्ल्स है यार? चार्ल्स है ना, चार्ल्स है ना। एक बार स्टार लगा दे रहा हूं, देखो चार्ल्स विल्सन, वह कंफ्यूजन हो रहा है हमको, ठीक है। चार्ल्स है या विल्सन है, नहीं याद आ रहा है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। खैर हमें रिक्टर से मतलब है, रिक्टर याद रखो, इतना डिटेल में थोड़े पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, कर मर्केली स्केल के विकासकर्ता कौन है, तो यस मर्केली इनका नाम है, ठीक है।
एस एस मर्केली दोस्तों इनका नाम है, ये आप याद रखेंगे। तो मर्केली के नाम पर ही तो इसका नाम पड़ा, रिक्टर के नाम पर ही इसका नाम पड़ा, तो उतना भी आपके लिए काफी है। बहुत ज्यादा अगर अंदर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। करा भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ कितनी बढ़ती है? जो भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है तो अंक तो हम देखते हैं दोस्तों कि 12 तक होता है, 1 से 12 तक ही दोस्तों अंक होता है। तो प्रति अंक के साथ दोस्तों बढ़ोतरी कितनी होती है? तो याद रखेगा 32 गुना। हर अंक पिछले अंक से क्या होता है दोस्तों? 32 गुना अधिक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। पढ़ते तो आप हैं, लेकिन ये सवाल आपके लिए बिल्कुल नया होगा, जिसके बारे में शायद कम बच्चे जानते होंगे। ठीक है, करा परमाणु या फिर रासायनिक विस्फोट अगर कहीं पे हुआ, जैसे परमाणु बम वगैरह फटा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भूकंप पैदा होता है उस भूकंप को क्या नाम दिया जाता है? केवल नाम बताना है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, बहुत भयानक विस्फोट होगा तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्फोटक भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक भूकंप का नाम देते हैं। जैसे जब कभी दोस्तों अमेरिका ने जो जापान पर बम गिराया था 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा पर, याद ध्यान रखेगा, आपसे समय भी पूछ देता है। जैसे हिरोशिमा पर पहले 6 अगस्त को बम गिराया और 9 अगस्त को नागासाकी, तो 9 से नागासाकी, इसलिए आप याद रखेंगे। और पहले छोटा बम गिराया गया, उसका नाम था लिटिल बॉय। बाद वाला बड़ा बम गिराया गया, उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, तो ये सब तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, करा बड़े बांधों के टूटने से जो उत्पन्न भूकंप होता है, कभी कभी नदियों के पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और कभी कभी बांध टूट भी जाते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से जो भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यह भूकंप बांध के टूटने से पैदा हुआ है, तब इसे हम क्या कहते हैं? बांध जनित भूकंप। क्या कहते हैं? बांध जनित भूकंप कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। कठिन आपको लग रहा है क्या? आप बताइए, आसान ही तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है। करा खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण दोस्तों जो उत्पन्न भूकंप होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जहां कहीं खनन होता है, ठीक है, माइनिंग किया जाता है। खनन का मतलब क्या हो गया? माइनिंग। ठीक है, खनन का मतलब क्या हो गया? खनन का तात्पर्य किससे हो गया? माइनिंग से हो गया। ठीक है, जब माइनिंग होता है दोस्तों तो डायनामाइट वगैरह लगाकर क्या किया जाता है? उड़ाया जाता है खान को। ठीक है, तो उस दौरान जो भूकंप पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि माइनिंग के दौरान पैदा हुआ है तो, अरे एक अच्छा सा नाम यार है, देखो, माइनिंग के दौरान पैदा हुआ, अरे उसको क्या बोलते हैं बताइए? अरे माइनिंग माने खनन, और खनन में वो जो बम से उड़ाया जाए, कोलैप्स, इसे कोलैप्स भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो कोलैप्स होता है, छत गिर जाता है, इसे क्या कहा जाता है? कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स भूकंप दोस्तों इसे नाम दिया जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे, कोलैप्स भूकंप। ठीक है, ये नाम दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, करा विवर्तनिकी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? विवर्तनिकी क्रिया क्या होती है पहले समझिए। मान लीजिए दोस्तों ये पृथ्वी पर स्थित कोई प्लेट है, ठीक है, और ये प्लेट दोस्तों इधर गमन कर रही है, और ये दोस्तों कोई दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये कोई दूसरी प्लेट है, ये इधर जा रही है। जब ये दोनों जाएगी, जब आपस में नजदीक आएगी तो टकरा जाएगी, या फिर इनके अगल बगल रहती दोस्तों, कभी कभी घर्षण करती। देखिए मान लीजिए एक प्लेट यहाँ पे है, ठीक है, और ये प्लेट इधर जा रही है, तो ये दोनों रगड़ती हैं आपस में। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए एक प्लेट यहाँ पर है, ठीक है, एक प्लेट यहाँ पर है, तो ये इधर जा रही है, तो क्या होगा? रगड़ पैदा होगा। इस रगड़ से बहुत भयानक ऊर्जा पैदा होती है जो भूकंप के रूप में होती है। तो विवर्तनिकी क्रिया द्वारा दोस्तों जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक या फिर विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तनिकी भूकंप के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, अपने आखिरी सवाल पे चलिए दोस्तों। कर एक ही समय पर आने वाले भूकंपी क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो एक ही समय पर आने वाले भूकंपी क्षेत्रों को मिलाती है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे कहते हैं होमिसिस्मल। क्या कहते हैं दोस्तों? होमी या होमोसिस्मल बोलते हैं ना, होमी या होमो, एक बार चेक कर लीजिएगा। होमिसिस्मल है शायद, होमिसिस्मल। ठीक है, सिस्मल। ठीक है, होमिसिस्मल कहा जाता है दोस्तों, या सिस्मोलॉजी जो शब्द पढ़ते हैं उसी से दोस्तों ये बना है। तो भूकंपी क्षेत्र जो एक ही समय में आ रहा है, तो याद रखेगा होमी नहीं सही लग रहा है, होमो ही लिख लो, होमोसिस्मल। अरे यार क्या हो गया? होमोसिस्मल लाइन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे होमोसिस्मल लाइन कहा जाते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है?
होमोसिस्मल लाइन एक बार चेक कर लीजिएगा, होमो होमी, ठीक है, इधर कुछ लग गया क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़िए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो हमने कोर्सेज बनाए हैं एक बार आप देखिए तो सही, डेमो क्लास देखिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि क्या परचेज करना। बस इतनी सी बात अपने दिमाग में रखिए कि जब हम निःशुल्क रूप से पढ़ाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो आगे दोस्तों अपने पेड बैच के लिए भी हम अपनी जान देने को तत्पर रहते हैं कि कितना बेहतर कंटेंट और कितनी बेहतरीन क्लास आपको दे दिया जाए। ये आप जब समझ जाएंगे तो खुद ही बैच ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।